एटॉमिक स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम ये कहता है कि एन एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर ऑफ प्रोटॉन्स in which negatively charged electrons are embedded. एटम एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है प्रोटॉन्स का, पॉजिटिव चार्ज का, जिसमें नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड रहता है। उस समय तक प्रोटॉन की डिस्कवरी चूंकि नहीं हुई थी, तो एटम के अंदर प्रोटॉन को पार्टिकल ना मानकर उसको एक पूरा कंटिन्यूअस पॉजिटिव स्फीयर माना था। तो यहाँ हम प्रोटॉन की बात नहीं करेंगे। एन एटम इज अ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर ऑफ a sphere of positive charge in which negative charge electrons are embedded. So this is Thomson model of atom. Thomson model of atom एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता है। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता है। दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज विल कोलाइड विद ईच अदर एंड विल डिस्ट्रॉय द एटम। इस हिसाब से एटम को डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, और ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता है, और ये मास डिस्ट्रीब्यूशन इन द एटम को एक्सप्लेन नहीं करता है। एटम में जो पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन है वो पूरे एटम पे फैला हुआ है, तो एटम का मास एटम के पूरे साइज पे, पूरे वॉल्यूम पे फैल चुका है, तो इसके कारण एटम की डेंसिटी कम हो जाएगी। लेकिन रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि एटम के अंदर कोई बहुत ही पॉजिटिव चार्ज और कोई बहुत ही हाई डेंसिटी वाली बॉडी है, जिससे टकरा के अल्फा पार्टिकल वापस आ जाते हैं। ये वाला जो थॉमसन एटम है, इससे अल्फा पार्टिकल सारे बाहर निकल जाएंगे क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता है, और ये एटम में मास के डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन नहीं करता है। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में सारे प्रोटॉन्स को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है और इलेक्ट्रॉन्स को उसके आसपास सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कराया जाता है। एन एटम इज अ सॉलिड, an atom is consist of a solid positive charge nucleus where all the mass and the positive charge of the atom lies. Around this, the negatively charged electron revolves in various circular path. So, alpha particle experiment एक्सप्लेन होता है। वो अल्फा पार्टिकल जो इस गैप में से जाते हैं वो सीधे निकल जाते हैं, जो न्यूक्लियस के पास से जाते हैं वो डिफ्लेक्ट होते हैं, जो सीधे न्यूक्लियस पे आके टकराते हैं वो वापस आ जाते हैं। सो दिस इज द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के एडवांटेजेस, इट एक्सप्लेन्स अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इट एक्सप्लेन्स मास डिस्ट्रीब्यूशन इन द एटम। ये अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करता है, ये एटम में मास के प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करता है। बट डिसएडवांटेजेस, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता है। न्यूक्लियस के आसपास घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन चूंकि न्यूक्लियस की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन का पाथ सर्कुलर न रहकर स्पाइरल हो जाएगा, एंड अ टाइम विल कम व्हेन द इलेक्ट्रॉन विल कोलाइड विद द न्यूक्लियस, तो एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम डू नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं करता है। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास धीरे धीरे पास आएगा तो वो अपनी एनर्जी को कंटिन्यूअसली रेडिएट करेगा, और अगर ये अपनी एनर्जी को
कंटिन्यूसली रेडिएट करेगा तो आपको बैंड स्पेक्ट्रम मिलेगा। अगर ये अपनी एनर्जी को कंटिन्यूसली इमिट करेगा तो आपको यहाँ पर बैंड स्पेक्ट्रम मिलेगा। बट एटम के स्पेक्ट्रम में आपको लाइंस मिलती हैं, मतलब कुछ फिक्स वेवलेंथ ही मिलती हैं, सारी वेवलेंथ नहीं मिलती हैं। न्यूक्लियस के आसपास घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अगर स्पाइरल पाथ एक्वायर करता है तो न्यूक्लियस के धीरे 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 पास आएगा, तो वो सारी एनर्जीज रेडिएट कर सकता है। तो एटम का स्पेक्ट्रम अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए, बैंड स्पेक्ट्रम होना चाहिए। बट एटम का स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूस होता है, लाइन स्पेक्ट्रम होता है। तो थॉमसन मॉडल से बेहतर मॉडल है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, बट इट आल्सो हैज लिमिटेशंस। तो फिर इससे ज्यादा बेहतर मॉडल दिया जाता है बोर मॉडल ऑफ एटम। बट बोर मॉडल ऑफ एटम को देखने के पहले हमें देखना पड़ेगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। बोर मॉडल ऑफ एटम को देखने के पहले हमें देखना रहेगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के रिगार्डिंग थ्योरी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेव थ्योरी ये मानती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वेव्स के फॉर्म में होती हैं और ये कंटिन्यूटी में ट्रेवल करती है। मतलब एक बॉडी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकल रही हैं तो ये सा एनर्जी कंटिन्यूस निकल रही है। किसी वेव की एनर्जी उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड इज इंटेंसिटी ऑफ द वेव। तो एक वेव की एनर्जी उसके एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। तो अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो उस वेव की एनर्जी बढ़ेगी। ये वेव थ्योरी है। तो वेव थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन ये फिनोमिना एक्सप्लेन कर पाती है। वेव थ्योरी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन ये फिनोमिना एक्सप्लेन कर पाती है। लेकिन वेव थ्योरी से आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिनोमिना और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इन फिनोमिनास को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एंड द वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल्स विथ टेम्परेचर, लाइट की वेव थ्योरी से ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिनोमिना एक्सप्लेन नहीं हो पाता है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं हो पाता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिनोमिना अगर आप किसी मेटालिक स्फीयर को हीट अप करते हैं तो बहुत ज्यादा हीट करने पर ये रेड ग्लो करने लगता है। मतलब इससे जो वेवलेंथ निकल रही है वो वेवलेंथ रेड रीजन में आ रही है। अब जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हायर टेम्परेचर T2 करते हैं या T3 करते हैं या T4 करते हैं, तो एट हायर टेम्परेचर ये हायर एनर्जी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेगा। हायर टेम्परेचर पर ये हायर एनर्जी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेगा
और जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हायर एनर्जी वाली होंगी तो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी उनकी इंटेंसिटी बढ़ जानी चाहिए। मतलब ये बॉडी रेड कलर की रेडिएशन ही निकालेगी लेकिन हायर इंटेंसिटी पे निकालेगी। मतलब इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ ग्राफ, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ ग्राफ अगर टेम्परेचर T1 पर ऐसा है कि वो बॉडी इस वाली वेवलेंथ को सबसे हायर इंटेंसिटी पे निकाल रही है और अब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ ऐसा होता जाएगा। मतलब वेवलेंथ जो निकल रही है वो वही रहेगी, उस वेवलेंथ की इंटेंसिटी हायर टेम्परेचर पर बढ़ती जाएगी। ये टेम्परेचर T1 पर, T2 पर, T3 पर, T4 पर उस वेवलेंथ की इंटेंसिटी बढ़ती जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन का तो इसकी वेवलेंथ ही बदलती जाती है और ये वेवलेंथ लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होती जाती है। मतलब ये ग्राफ इस टाइप का आता है, हायर टेम्परेचर पर जो वेवलेंथ निकल रही है वो लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होती जा रही है। इस ग्राफ का जो पीक है वो शिफ्ट हो रहा है लोअर वेवलेंथ की तरफ। मतलब हाई टेम्परेचर पर लोअर वेवलेंथ इमिट होती है। दिस फिनोमिना कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द वेव थ्योरी, क्योंकि वेव थ्योरी के हिसाब से ऐसा होना चाहिए था। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिनोमिना कैन बी एक्सप्लेन बाय द इक्वेशन E इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, जो कि प्लैंक क्वांटम थ्योरी है, पार्टिकल थ्योरी। ये बताता है कि जब उस बॉडी से निकलने वाले क्वांटा की एनर्जी बढ़ेगी तो उसकी वेवलेंथ कम होगी। तो ये ब्लैक बॉडी लोअर टेम्परेचर पर लोअर एनर्जी वाले क्वांटा निकालेगी, हायर टेम्परेचर पे हायर एनर्जी वाले क्वांटा निकालेगी, हायर एनर्जी वाले क्वांटा की वेवलेंथ कम रहेगी। तो दिस इक्वेशन कैन एक्सप्लेन दैट ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिनोमिना एंड दिस ग्राफ। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी पार्टिकल थ्योरी है। तो जहां वेव थ्योरी ये मानती है कि वेव की एनर्जी उसके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, पार्टिकल थ्योरी ये मानती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एनर्जी उनकी वेवलेंथ पे या उनकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। एनर्जी का फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंस होना पार्टिकल थ्योरी है, एनर्जी का एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करना वेव थ्योरी है। इसी प्रकार से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर एक मेटल की सरफेस पर लाइट डाली जाती है तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन तभी निकलते हैं जब इस लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा रखी जाती है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, no photoelectric effect will occur. If the frequency of the incident radiation is greater than threshold frequency, then only photoelectric will effect will occur. Again wave theory contradict हो रही है। वेव थ्योरी क्या कहती है, इस इलेक्ट्रॉन को निकलने को कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए थी, हम वो एनर्जी इंटेंसिटी बढ़ा के वेव की एनर्जी बढ़ा देते। तो अगर इस मेटल की सरफेस पर हायर इंटेंसिटी डाली जाती तो इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन निकल सकता था क्या? ये देखा गया है कि अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम रखी जाए तब आप इंटेंसिटी चाहे जितनी भी बढ़ा लें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। मतलब मेटल की सरफेस पर आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल रखी है, अब आप उसकी इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो ये वेव थ्योरी कॉन्ट्राडिक्ट होती है। हाँ, अगर आपने फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा बढ़ा रखी है और फिर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगते हैं, तब ज्यादा नंबर में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में
काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस फोटो इलेक्ट्रॉन वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ इस टाइप का आता है। मतलब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे ज्यादा पर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ ग्राफ इस टाइप का रहता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वर्सेस इंटेंसिटी ग्राफ इस टाइप का रहता है कि इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड वर्सेस इंटेंसिटी ग्राफ इस टाइप का रहता है। इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगते हैं। तो दिस इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय अगेन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इसको भी आप वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट प्लैंक क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन ये हो जाएगा। मेटल की सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इनको निकलने के लिए कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। दैट एनर्जी इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। तो लाइट का वो क्वांटा जिसके पास एनर्जी इस वर्क फंक्शन से कम है, वो इस इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाएगा। जिसके पास एनर्जी इसके बराबर है या ज्यादा है, वो निकाल लेगा। तो फाई के बराबर एनर्जी वाला क्वांटा की एनर्जी आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे देगी, क्योंकि एच न्यू में एच कांस्टेंट है। तो अगर आपको क्वांटा की एनर्जी बढ़ानी है तो आपको न्यू को चेंज करना पड़ेगा। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ न्यू जिस पर क्वांटा की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर हो जाती है, दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ न्यू विल बी द थ्रेशोल्ड वैल्यू। इससे कम न्यू पर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, इससे ज्यादा न्यू पर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो ये थ्रेशोल्ड वैल्यू दे देगा आपको। आपने न्यू फ्रीक्वेंसी वाला क्वांटा मेटल की सरफेस पे डाला, इस क्वांटा के पास में टोटल एनर्जी है एच न्यू, वो काम में आएगी किसमें, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में, फाई प्लस बाकी की बची एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। बाकी की एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो एच न्यू इज इक्वल टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी, और एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन। The kinetic energy of the emitted electron will be h nu minus h nu naught. This equation can explain photoelectric effect. ये इक्वेशन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पाती है। न्यू को हम लिख सकते हैं c बाय लैम्डा, तो h c बाय लैम्डा अपॉन c बाय लैम्डा नॉट। तो यहां पर लैम्डा नॉट क्या है, इट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है, क्वांटा की वो वेवलेंथ जिस वेवलेंथ से ज्यादा पर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, जिस वेवलेंथ से कम वेवलेंथ पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू एच सी इंटू 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। ये इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। या इस इक्वेशन से रिलेटेड कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। जब आप मेटल की सरफेस पर क्वांटा की फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। तो फ्रीक्वेंसी चेंज होने से काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। उस पर्टिकुलर मेटल के लिए एच न्यू नॉट कांस्टेंट रहता है। तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर करेंगे तो y एक्सिस पर काइनेटिक एनर्जी और x एक्सिस पर क्वांटा की फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। तो आपको एच न्यू नॉट, एच स्लोप आएगा लाइन का, इस लाइन का स्लोप h आएगा, और y एक्सिस इंटरसेप्ट आपको मिलेगी माइनस एच न्यू नॉट।
y एक्सिस इंटरसेप्ट मिलेगी, h will be the slope of this line. लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है मेटल की सरफेस से, ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी चार्ज इनटू वोल्टेज अप्लाइड। जहां ये वोल्टेज क्या है, वो वोल्टेज जो इस इलेक्ट्रॉन का निकलना रोक देता। सपोज आप एक बैटरी का नेगेटिव प्लेट लगाकर इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं और इस इलेक्ट्रॉन का निकलना रोक दे रहे हैं, तो वो वोल्टेज जो इस इलेक्ट्रॉन का निकलना रोक देगा मल्टीप्लाइड बाय ई विल बी द काइनेटिक एनर्जी। तो दिस वोल्टेज इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इस काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल के फॉर्म में लिख लूं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ये इक्वेशन हो जाएगी। सो अ ग्राफ प्लॉटेड between stopping potential and the frequency of the incident radiation will be a straight line, but this time the slope of the line will be h upon e, or minus h nu naught upon e will be the y axis intercept. इसमें किसी को कोई डाउट है? यहां तक जो बताया इसमें किसी को कोई डाउट है? ठीक है। अच्छा, जब हम मेटल की सरफेस पर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, तो वेव थ्योरी में इंटेंसिटी का मतलब होता है उस वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा होना, बट पार्टिकल थ्योरी में इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ क्वांटा पर सेकंड पर यूनिट सरफेस एरिया ज्यादा इमिट होना। अगर हम कहते हैं कि एक लाइट है उसकी इंटेंसिटी कम है और एक लाइट है जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, तो वेव थ्योरी कहती है कि जिसके इंटेंसिटी कम है उसके एम्पलीट्यूड कम है और जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा है उसके एम्पलीट्यूड ज्यादा है। बट पार्टिकल थ्योरी कहती है कि जिसकी इंटेंसिटी कम है वो कम क्वांटा इमिट कर रहा है पर सेकंड, जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा है वो ज्यादा नंबर ऑफ क्वांटा पर सेकंड इमिट कर रहा है। तो अगर आपने मेटल की सरफेस पे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई, मतलब आप बेसिकली क्या बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ क्वांटा, और हर क्वांटा एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। तो इफ यू विल इंक्रीज द इंटेंसिटी it will increase more number of electrons, but the energy, kinetic energy given to the electron will be same. एक क्वांटा एक इलेक्ट्रॉन को ही निकालता है, इसका कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में जाता है, बाकी काइनेटिक एनर्जी में जाता है। तो अगर आपने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई तो उन निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी, बिकॉज हर इलेक्ट्रॉन को सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही है काइनेटिक में जाने को। लेकिन आप नंबर ऑफ क्वांटा बढ़ा रहे हो तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। तो दिस इज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिनोमिना, कैन बी एक्सप्लेन बाय प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्वांटास के फॉर्म में इमिट होती हैं। एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्वांटा कहते हैं, और एनर्जी फिक्स क्वांटिटी के फॉर्म में निकल सकती है। कंटिन्यूअसली किसी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी का इमिशन नहीं होगा। So this is Planck's quantum theory and explanation of photoelectric effect and black body radiation phenomena. वॉइस सभी को क्लियर आ रही है? हैंड रेस करके बताएं अपना। सभी को आ रही है।
विनायक गुमाश्ता, तुम्हारे ऑडियो फोन में ऑडियो नहीं आ रहा प्रॉपर, तो थोड़ा तुम्हें चेक करना पड़ेगा क्योंकि बाकी लोगों को प्रॉपर आ रही है वॉइस। सो हम लोगों ने देखा प्लैंक क्वांटम थ्योरी, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के ड्रॉबैक। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम का मेन ड्रॉबैक था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पाइरल पाथ में न्यूक्लियस के आसपास घूमना चाहिए, और अगर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास स्पाइरल पाथ में घूमेगा तो वो न्यूक्लियस के धीरे 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 पास आएगा, और अगर वो बहुत धीरे धीरे पास आएगा तो अपनी एनर्जी को कंटिन्यूअस रेडिएट कर सकता है। हेंस एटम का स्पेक्ट्रम बैंड स्पेक्ट्रम होना चाहिए। एटम के स्पेक्ट्रम में स्क्रीन पर सभी प्रकार के क्वांटा होने चाहिए, सारे वेवलेंथ वाले। लेकिन एटम का स्पेक्ट्रम ऐसा बैंड स्पेक्ट्रम नहीं होता है जिसमें सारी वेवलेंथ स्क्रीन पर प्रेजेंट हो। एटम का स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम होता है जिसमें कुछ वेवलेंथ ही बस प्रेजेंट होती हैं। मतलब ये λ1 वेवलेंथ और λ2 ये दो वेवलेंथ प्रेजेंट है, इनके बीच की जितनी वेवलेंथ है ये नहीं है, यहाँ पर सारी वेवलेंथ है। तो दिस इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम या बैंड स्पेक्ट्रम। दिस इज लाइन स्पेक्ट्रम हैविंग ओनली सम लाइंस ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ। तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम इसको एडवोकेट करता है, इसको नहीं करता है, बट एक्चुअल स्पेक्ट्रम ये रहता है एटम का। द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर एक ट्यूब में आप हाइड्रोजन गैस को लेते हैं प्योर और इसको इलेक्ट्रिकली हीट अप करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस में एच बॉन्ड टूट जाता है एंड हाइड्रोजन एटम के फॉर्म में आ जाता है। इसको और फर्दर हीट करते हैं, जब ये ट्यूब ग्लो करने लगती है मतलब इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकल रही हैं। उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एक प्रिज्म से पास करते हैं तो स्क्रीन पर लाइंस का एक ग्रुप बन जाता है, बारीक बारीक लाइंस का एक ग्रुप रहता है। दिस ग्रुप ऑफ लाइंस इज कॉल्ड बामर सीरीज। लेटर ऑन ये पता लगा कि स्क्रीन पर न केवल बामर सीरीज प्रेजेंट है इन द विजिबल रीजन, बल्कि लाइमन सीरीज प्रेजेंट है इन द अल्ट्रावायलेट रीजन एंड इन द इंफ्रारेड रीजन पाशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, ये तीनों सीरीज इंफ्रारेड रीजन में प्रेजेंट है। तो हाउ दिस कैन बी एक्सप्लेन, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इट इज एन एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ये एक एटॉमिक स्पेक्ट्रम है क्योंकि हमने हाइड्रोजन को ब्रेक करके एटम्स में ब्रेक कर दिया है। इट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रम, इट इज इमिशन स्पेक्ट्रम, ये इमिशन स्पेक्ट्रम है। हमने हाइड्रोजन को हीट के फॉर्म में एनर्जी दी है, बाद में वो एनर्जी लाइट के फॉर्म में निकल रही है, ये लाइन स्पेक्ट्रम है। बिकॉज आपको स्क्रीन पर कुछ फाइन लाइंस दिख रही हैं, बिटवीन द टू लाइंस देयर इज नो रेडिएशन ओवर हियर। मतलब दो लाइंस के बीच में कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ है जो नहीं है। ये λ1 λ2 दो वेवलेंथ है, इनके बीच में जितनी वेवलेंथ हो सकती थी वो सब नहीं है यहाँ पर। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, एक एमिशन स्पेक्ट्रम है, ये एक लाइन स्पेक्ट्रम है। द ग्रुप ऑफ लाइंस टुगेदर कॉल्ड सीरीज। स्पेक्ट्रम में
लाइंस कुछ ग्रुप्स में है, ईच ग्रुप इज कॉल्ड सीरीज एंड देर आर वेरियस सीरीज, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज and Fund series. Lyman series is found in ultraviolet region. Balmer series is found in invisible region. Rest of the series are in the infrared region. तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कैरेक्टरिस्टिक्स है. Another characteristics and the most important characteristics, the hydrogen spectrum found to obey Balmer formula. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बामर फार्मूला को ओबे करता है. बामर फार्मूला क्या है? 1/λ is equals to Rydberg constant into 1/n1 square minus 1/n2 square, where R is Rydberg constant having value 10, 9, 6, 7, 8 per centimeter or 10, 9, 6, 7, 8, 0, 0 per meter. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बामर फार्मूला को ओबे करता है. बामर फार्मूला को ओबे करने का मतलब क्या है कि इस फार्मूला में n1 और n2 आर टू इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स. n1 और n2 दो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, सो दैट n2 इज ग्रेटर देन n1. इस फार्मूले में अगर n1 और n2 दो इंटीजर होते हैं तो उनके कारण आई हुई वेवलेंथ यहां जरूर होती है कहीं पर. लेकिन इस फार्मूले में n1 या n2 दोनों में से कोई एक फ्रैक्शन हुआ या दोनों फ्रैक्शन हुए तो वो सारी वेवलेंथ यहां नहीं होंगी. तो ऑन दिस स्पेक्ट्रम only those wavelengths will appear for which n1 and n2 are integer. On this screen those wavelengths will be absent for which either of them or both are fraction. तो ये फार्मूला रेस्ट्रिक्ट कर देता है कि कौन सी वेवलेंथ हो सकती है, कौन सी वेवलेंथ नहीं हो सकती है. मतलब सारी वेवलेंथ नहीं हो सकती है, मतलब स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस नहीं रहेगा. अगर n1 और n2 की सारी वैल्यूज के लैम्डा यहां होते, मतलब ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती कि n1 n2 को इंटीजर ही होना चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती, तो वहां स्पेक्ट्रम आपको कंटिन्यूअस मिल जाता, सारी वेवलेंथ प्रेजेंट होती. ये जो सिलेक्शन रूल है कि ओनली फिक्स वेवलेंथ विल बी अपीयर, दिस मेक्स द स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम. तो एटम का स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम होता है. स्क्रीन पर केवल कुछ फिक्स वेवलेंथ प्रेजेंट होती हैं जिनके लिए n1 और n2 इंटीजर हुआ करते हैं. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ना केवल इस फार्मूला को ओबे करता है बल्कि इस तरह से ओबे करता है कि n1 और n2 को ना केवल इंटीजर होना चाहिए बल्कि अगर n1 1 होता है that wavelength will always appear in the Lyman series. जब n1 2 होता है that wavelength always appears in the Balmer series. n1 3 होता है that wavelength always appear in the Paschen series. 4 होता है तो ब्रैकेट सीरीज, 5 होता है तो फंड सीरीज. तब जबकि n2 अगर n1 1 है तो n2 2 3 4 कुछ भी हो सकता है. जब n1 2 है तो ये 3 4 5 कुछ भी हो सकता है. लाइक दिस. तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्लियरली एक लाइन स्पेक्ट्रम है. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्लियरली एक लाइन स्पेक्ट्रम है.
सर मुझे पूछना था कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। अगर एक एटम है, आप उसको एनर्जी दे रहे हो और उसका इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर ऊपर चला जाता है, तो ये उस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, तो इससे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनेगा। लेकिन अगर आपने ये एनर्जी लाइट के फॉर्म में नहीं दी है, किसी और फॉर्म में दे दी, और फिर उसका इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है और एनर्जी को निकाल रहा है लाइट के फॉर्म में, तो फिर वो इमिशन स्पेक्ट्रम देगा। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कब होता है? जब लाइट के फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है। इमिशन स्पेक्ट्रम कब बनता है? जब लाइट के फॉर्म में एनर्जी इमिट होती है। ओके सर। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक लाइन स्पेक्ट्रम है। रदरफोर्ड मॉडल इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। जेई मेन में मैक्सिमम क्वेश्चन जो रहते हैं वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के आते हैं। एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जितनी भी बातें यहां लिखी हैं, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन की जा सकती हैं बाय बोहर एटॉमिक थ्योरी। बोहर एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है? बोहर एटॉमिक मॉडल तो जहां रदरफोर्ड ने कहा कि न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन स्पाइरल पाथ में रिवॉल्व कर सकता है, बोहर ने इस कंडीशन को हटा दिया। बोहर ने यह कहा कि किसी एटम में न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इन द वेरियस सर्कुलर पाथ नोन एज ऑर्बिट। न्यूक्लियस के आसपास इनफाइनाइट ऑर्बिट्स हो सकते हैं। न्यूक्लियस के आसपास इनफाइनाइट ऑर्बिट्स हो सकते हैं। आप एक पॉइंट के अराउंड इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। एवरी सर्कल विल बी कॉल्ड एज अ ऑर्बिट। अराउंड द न्यूक्लियस देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, बट इलेक्ट्रॉन इन सभी में रिवॉल्व कर पाए ऐसा जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रॉन इनमें से केवल कुछ सिलेक्टेड ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व कर सकता है। अराउंड द न्यूक्लियस देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, but an electron will revolve only in certain orbits. इलेक्ट्रॉन केवल कुछ ही ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा। वो ऑर्बिट्स कौन से होंगे? जहां पर इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम या तो h/2π वैल्यू होगा या इसका कोई इंटीग्रल मल्टीपल होगा। न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जहां उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π होता है। इसके बाद वो उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जहां उसका एंगुलर मोमेंटम 2h/2π होगा। फिर वहां रिवॉल्व करेगा जहां उसका एंगुलर मोमेंटम 3h/2π होगा, 4h/2π होगा। लेकिन ये ऑर्बिट जहां इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम 3h/2π है और ये ऑर्बिट जहां 4h/2π है, इन दोनों के बीच में जो इनफाइनाइट ऑर्बिट्स रहेंगे जिनके लिए n की वैल्यू 3 से 4 के बीच का कोई फ्रैक्शन होगी, वहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा। around the nucleus there can be infinite number of orbits, but an electron will revolve only in certain orbits where its angular momentum is integral multiple of h/2π। तो ये h, ये जो n है, ये n कोई इंटीजर ही हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर, नॉन जीरो। तो न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन वहां रिवॉल्व करेगा जहां n की वैल्यू 1 है या 2 है, लेकिन 1.3 वाली जगह पर रिवॉल्व नहीं करेगा, 1.4 वाली जगह पर रिवॉल्व नहीं करेगा। दिस कंडीशन रेस्ट्रिक्ट्स इलेक्ट्रॉन टू रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन ऑर्बिट्स, नॉट एवरीवेयर अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन यहां रिवॉल्व कर सकता है
क्योंकि यहां उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 है, यहां कर सकता है 2h/2 है, इन दोनों के बीच में नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा। ये ऑर्बिट्स को k, l, m या नंबरिंग कर देते 1, 2 या थर्ड ऑर्बिट कहते हैं। So around the nucleus there can be infinite number of orbits, but an electron will revolve only in those orbits where its angular momentum is integral multiple of h/2 pi. ऐसे ऑर्बिट्स को स्टेशनरी ऑर्बिट्स या बोहर ऑर्बिट या परमिसिबल ऑर्बिट्स कहेंगे। तो जहां ये थॉमसन मॉडल ऑफ एटम है, ये रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है, ये बोहर मॉडल ऑफ एटम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ फिक्स स्टेशनरी ऑर्बिट्स में ही बस रिवॉल्व कर पाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन इन फिक्स स्टेशनरी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है, मतलब न्यूक्लियस से उसकी डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहती है, और इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन का फंक्शन है, और एक स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स बनी रहेगी बिकॉज उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस फिक्स रहेगी। तो इन एन स्टेशनरी ऑर्बिट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट। एक स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट रहती है। ऑल्दो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है, वो न्यूक्लियस के आसपास जब रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है, बट फिर भी उसकी एनर्जी कांस्टेंट बनी रहती है। न्यूक्लियस के आसपास स्टेशनरी ऑर्बिट ऐसे ऑर्बिट्स हैं जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है न्यूक्लियस की तरफ बिना जाए। तो इन एन स्टेशनरी ऑर्बिट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट। Hence, as long as an electron remains in stationary orbit, it neither loses energy nor gains energy. न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो वो इनफाइनाइट टाइम तक रिवॉल्व कर सकता है विदाउट लूजिंग इट्स एनर्जी। स्टेशनरी ऑर्बिट्स ऐसी जगह होती हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने में कोई एनर्जी कंजम्पशन नहीं चाहिए होता है। ऑल्दो न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है तो एनर्जी तो उसको चाहिएगी, फिर वो वहां कैसे रह सकता है? इस बात को बोर थ्योरी के बजाय वेव थ्योरी से एक्सप्लेन किया जाता है। दरअसल न्यूक्लियस के आसपास स्टेशनरी ऑर्बिट्स ऐसी जगह होती हैं जहां इलेक्ट्रॉन की वेव कंप्लीट वेव बनाती है, मतलब इन ऑर्बिट्स की सरकमफरेंस 2πr इस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का कंप्लीट मल्टीपल होती है। अगर एक ऑर्बिट की सरकमफरेंस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का कंप्लीट मल्टीपल हो तो वो वेव जहां से चलना शुरू की थी वहीं पे खत्म होगी और फिर वहीं चलना शुरू कर देगी, हमेशा वहीं रह सकती है। मींस दैट इलेक्ट्रॉन वेव विल बिकम स्टेशनरी इन दैट प्लेस। तो बोर थ्योरी में इस बात का एक्सप्लेनेशन नहीं था कि ये स्टेशनरी ऑर्बिट्स कैसे बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की वेव यहां पर स्टेशनरी कैसे, इलेक्ट्रॉन यहां पर रहने पर अपनी एनर्जी रेडिएट क्यों नहीं करता है, एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट वैल्यू h/2 इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2 वैल्यू का ही इंटीग्रल मल्टीपल क्यों होना चाहिए? ये h/2 वैल्यू कहां से आती है? बोर थ्योरी में इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को कंसीडर नहीं किया गया था, इसलिए बोर थ्योरी में इस बात का एक्सप्लेनेशन नहीं है कि h/2 वैल्यू कहां से आती है। जब हम इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को कंसीडर करते हैं और उसका डी ब्रॉगली इक्वेशन से वेव नेचर मानते हैं
तो हमें पता लगता है कि h/2π वैल्यू का सिग्निफिकेंस क्या है। सपोज एक ऑर्बिट है जिसकी सरकमफरेंस इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ का मल्टीपल है, मतलब 2πr है n लैम्डा। तो मैं लिख सकता हूं r इक्वल्स टू n लैम्डा अपॉन 2π। दोनों तरफ mv से मल्टीप्लाई कर दूं तो mvr इज इक्वल्स टू n लैम्डा 2π mv। बट अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन mv इक्वल टू होता है h अपॉन लैम्डा। तो मैं mv जो इधर वाला है उसको लिख सकता हूं h अपॉन लैम्डा। तो mvr इज इक्वल टू n लैम्डा h अपॉन लैम्डा 2π, और ये लैम्डा लैम्डा विल कैंसल, तो mvr इज इक्वल टू हो जाएगा nh अपॉन 2π। मतलब जिन ऑर्बिट्स में ये कंडीशन सेटिस्फाई रहती है, दरअसल उन ऑर्बिट्स में ये कंडीशन आती है। उल्टा बोले, जो ऐसे ऑर्बिट्स रहते हैं जिनमें ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई रहती है, दरअसल वो ऐसे ऑर्बिट्स रहते हैं जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर हमने कोई ऐसा ऑर्बिट ले लिया होता जहां n की वैल्यू कोई फ्रैक्शन थी, वहां इलेक्ट्रॉन की वेव नॉन स्टेशनरी होगी, क्योंकि वो वेव जब चलना शुरू करेगी और एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगी अराउंड द न्यूक्लियस, तो जहां से वो चलना शुरू की थी वहीं टर्मिनेट नहीं होगी, तो वो कहीं और चलना शुरू कर देगी, वो उस ऑर्बिट पे नहीं चलेगी, तो वहां से हट जाएगी। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन की वेव को स्टेशनरी होने के लिए इसको इंटीजर होना चाहिए। तो बोर थ्योरी में भी इसको इंटीजर लिया गया है। तो इलेक्ट्रॉन जब तक किसी स्टेशनरी ऑर्बिट में रहता है तब तक ना तो वो अपनी एनर्जी रेडिएट करता है, ना कहीं से एनर्जी गेन करता है, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन की वेव स्टेशनरी वेव है। सर जो अपनी रदरफोर्ड वाला मॉडल था उस पे बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो बहुत ज़्यादा स्पीड से घूमेगा, जिससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको बाहर की तरफ ढकेले, जिससे वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को काउंटरएक्ट कर ले। लेकिन बोहर वाली थ्योरी में तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि बोर उनके वाली थ्योरी में ये वाली बात है। अभी अपन बोर थ्योरी के डेरिवेशन देखेंगे। बोर थ्योरी सर कहती है कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में क्यों है, क्योंकि उस पे सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल लग रहा है। यस सर। तो सर मैं ये पूछ रहा था कि उस पे जो वेलोसिटी रहेगी वो सर ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा रहे, या फिर नॉर्मल वेलोसिटी में भी वो चल सकता है? वेलोसिटी बहुत ज्यादा होना या नॉर्मल होना ये तो रिलेटिव बात है कि आप किस वेलोसिटी को बहुत ज्यादा कहते हो और किसको नॉर्मल कहते हो। अब आपके लिए नॉर्मल वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि आप मनुष्य हो तो आप 30-40 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को नॉर्मल मानते हो। भाई ये तो रिलेटिव टर्म है ना, बहुत ज्यादा कम से क्या होता है, वो तो एक वैल्यू होगी, हालांकि वो ज्यादा ही होगी बिकॉज एटम ऐसा सिस्टम है। बोर थ्योरी से हम कैलकुलेशंस करेंगे तो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 2.16 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड आती है, जो कि लाइट की वेलोसिटी के लगभग बराबर आ रही है, थोड़ी कम है। तब जाकर वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को रोक पाता है और इतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट करता है कि ये यही बना रहे। तो वो बहुत ज्यादा होगी कि नॉर्मल होगी, ये क्वेश्चन थोड़ा इररिलेवेंट है। और इससे आपको क्या फायदा क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व करना है ना अपने को, तो ये तो एक जनरल क्यूरियोसिटी आपकी। तो जब तक इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी ऑर्बिट में रहता है तब तक ना तो एनर्जी लिबरेट करता है ना एनर्जी गेन करता है। लेकिन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन गेन्स एनर्जी, अब अगर इलेक्ट्रॉन किसी बाहरी सोर्स से एनर्जी गेन करता है, मान लो आपने इस पे लाइट डाल दी या इसको हीट दे दी, तो इलेक्ट्रॉन फिर एनर्जी गेन करेगा।
मगर फिर वो उस स्टेशनरी ऑर्बिट में नहीं रह पाएगा. इट जम्प्स टू हायर ऑर्बिट. लेकिन ये जो चौथा पॉइंट है ये कहता है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन गेन्स एनर्जी द इलेक्ट्रॉन जम्प्स टू हायर ऑर्बिट. इसमें थोड़ा सा इनकम्प्लीटनेस है. व्हेन एन इलेक्ट्रॉन गेन्स एनर्जी द इलेक्ट्रॉन जम्प्स टू हायर ऑर्बिट. अगर एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है तो वो हायर ऑर्बिट पे चला जाता है. लेकिन फिर बात आती है कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी इतनी मिली कि वो उस एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को यहां प्रमोट करती है जहां कोई स्टेशनरी ऑर्बिट ही नहीं है. तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को गेन करेगा कि नहीं करेगा जिसके कारण वो यहां पहुंचता हो. चूंकि यहां कोई स्टेशनरी ऑर्बिट नहीं है तो ये पॉइंट कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा. अगर उस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन करके यहां पहुंच गया तो, क्योंकि यहां कोई स्टेशनरी ऑर्बिट नहीं है, ये उस एनर्जी को गेन नहीं करेगा. ये उस एनर्जी को भी गेन नहीं करेगा जो उसको यहां पहुंचाती हो. ये उस एनर्जी को बस गेन करेगा जो इसको या तो यहां या यहां या यहां पहुंचाती हो. मतलब इस पॉइंट में हमको क्या लिखना चाहिए? व्हेन इलेक्ट्रॉन गेन्स एनर्जी इट जम्प्स टू हायर बट स्टेशनरी ऑर्बिट. ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी की केवल उन वैल्यूज को गेन करेगा जिनके कारण ये किसी स्टेशनरी ऑर्बिट पे पहुंचता होगा. मतलब लैम्डा 1 वेवलेंथ एब्जॉर्ब करके वो यहां पहुंचता है, लैम्डा 2 वेवलेंथ एब्जॉर्ब करके वो यहां पहुंचता है, तो वो इन लैम्डा 1 लैम्डा 2 के बीच की जो वेवलेंथ है उनको एब्जॉर्ब नहीं करेगा क्योंकि वो सारी वेवलेंथ उसको यहां कहीं पहुंचाती होंगी. हेंस वो कुछ फिक्स वेवलेंथ ही बस एब्जॉर्ब करेगा. दिस एक्सप्लेन्स द लाइन स्पेक्ट्रम. ये एटम के लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर देता है पॉइंट. व्हाई एटम शोज लाइन स्पेक्ट्रम? इट एब्जॉर्ब्स ओनली सर्टेन वेवलेंथ because electron can promoted only up to certain stationary orbits only, not everywhere around the nucleus. और ये वाला जो पॉइंट है ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एटम का लाइन स्पेक्ट्रम होना चाहिए. सिमिलरली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन loses energy the electron jumps to lower but stationary orbit. इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन मान लीजिए किसी हायर ऑर्बिट पर है और वहां से वो एनर्जी लूज करके नीचे आता है तो वो आएगा तो मगर वो केवल उस एनर्जी को इमिट करेगा जिसके कारण वो किसी स्टेशनरी ऑर्बिट पे आता हो. वो उस एनर्जी को इमिट करेगा जिसके कारण वो किसी स्टेशनरी ऑर्बिट पे आता हो. वो उस एनर्जी को इमिट नहीं करेगा जिसके कारण वो किसी नॉन स्टेशनरी ऑर्बिट पे आता हो. तो दिस एक्सप्लेन द इमिशन स्पेक्ट्रम दैट आल्सो बी लाइन स्पेक्ट्रम. ये वाली एनर्जी लिबरेट नहीं होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन नॉन स्टेशनरी ऑर्बिट पे आ रहा है. तो ओवरऑल देखा जाए तो बोहर थ्योरी का केवल यही एक पॉइंट है जो कंप्लीट बोहर थ्योरी है. बाकी के ये 3 पॉइंट तो बोहर थ्योरी के उस पॉइंट के एक्सप्लेनेशंस हैं. तो दिस इज बोहर एटॉमिक थ्योरी जो एक्सप्लेन कर सकती है कि न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा और किस प्रकार से वो अपने ऑर्बिट्स चेंज कर सकता है. और एटम का स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम आएगा और चूंकि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में है इसलिए एटम स्टेबल रहेगा. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कोलाइड नहीं करेगा. वो इलेक्ट्रॉन की वेव वहां पे हमेशा के लिए स्टेशनरी है, वो अपनी प्लेस चेंज नहीं कर रही है. Derivations related to Bohr atomic theory. Bohr atomic theory
को यूज करके न्यूक्लियस के आसपास घूमते हुए किसी इलेक्ट्रॉन के लिए हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ दैट स्टेशनरी ऑर्बिट, इस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी, इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, इस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। सपोज एक एटम है, सपोज एक केमिकल स्पीशीज है जिसके न्यूक्लियस में Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, लेकिन बाहर केवल एक इलेक्ट्रॉन है। ऐसी केमिकल स्पीशीज जिनके न्यूक्लियस में Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहते हैं लेकिन बाहर केवल एक इलेक्ट्रॉन रहता है, वो या तो हाइड्रोजन एटम हो सकता है या फिर हीलियम 1+ आयन हो सकता है, या फिर बेरिलियम 2+ आयन हो सकता है। मतलब हाइड्रोजन एटम को छोड़कर बाकी के सब आयन होंगे। बेरिलियम 3+ आयन, क्योंकि बेरिलियम में 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन होते, 3 निकालने पड़ेंगे। लिथियम 2+ आयन होगा, 3 प्रोटॉन न्यूक्लियस में, बाहर 3 इलेक्ट्रॉन होते, 2 को आपने निकाल दिया। दिस टाइप ऑफ स्पीशीज हैविंग Z-1 positive charge are called hydrogenic ions. Bohr atomic theory is applicable on hydrogen atom and hydrogenic ions. Bohr atomic theory हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजेनिक आयंस पर डिपेंड एप्लीकेबल है। तो हम डेरिवेशंस में एक ऐसी स्पीशीज कंसीडर करेंगे सपोज एक केमिकल स्पीशीज है जिसके न्यूक्लियस में Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है R रेडियस वाले ऑर्बिट में, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m है। तो इस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स जो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन के कारण लग रहा है, दैट विल बी K ZE into E upon R²। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के कारण जनरेट हो रहा है, दैट इज mv² अपॉन R। एक R कैंसल हो जाता है तो K ZE² अपॉन R इज इक्वल टू mv²। ये एक इक्वेशन आती है। अब हम इस इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी की टर्म है और रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट की टर्म है। अगर हम इसको यूज करें तो हमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मिल सकती है, मगर हमें रेडियस ऑफ ऑर्बिट नहीं पता है। बट वी हैव अनदर इक्वेशन फॉर दिस ऑर्बिट। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम यूज करके वैल्यूज रिप्लेस करा दें तो हम इससे रेडियस ऑफ एनी स्टेशनरी ऑर्बिट ला सकते हैं, या वेलोसिटी ऑफ एनी स्टेशनरी ऑर्बिट ला सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी स्टेशनरी ऑर्बिट। तो इन दोनों फॉर्मूलेस को यूज करके न्यूक्लियस के आसपास घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी और उसका स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस का फॉर्मूला डिराइव किया जाता है। करना कैसे है, यहां से R की वैल्यू निकाल के यहां रिप्लेस करा दो तो R की टर्म हट जाएगी, बचेगा फॉर्मूला केवल वेलोसिटी के लिए। या फिर यहां से वेलोसिटी की टर्म निकाल के वेलोसिटी रिप्लेस करा दो तो बचेगा फॉर्मूला केवल R के लिए।
बाकी फिर जो सारे कांस्टेंट टर्म्स आएंगे उन सारी कांस्टेंट टर्म्स को वैल्यू पुट करके कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे तो ये फैक्टर आ जाएगा। मेन बात ये है कि रेडियस का जो फॉर्मूला आया है इसको इंटरप्रेट करना। इसके न्यूमरेटर में n का स्क्वायर है, मतलब न्यूक्लियस के आसपास फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम में कितना दूर रहेगा। फर्स्ट ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू 1 है, हाइड्रोजन एटम है तो फर्स्ट ऑर्बिट 0.529 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पे रहेगा। वी कैन कॉल इट ए नॉट। ये 0.529 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस को हम कह सकते हैं कि ये ए नॉट है। तो फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम में ए नॉट डिस्टेंस पर रहेगा। सेकंड ऑर्बिट कहां रहेगा, न्यूक्लियस से फर्स्ट ऑर्बिट ए नॉट डिस्टेंस पर है, सेकंड ऑर्बिट 4 ए नॉट डिस्टेंस पर रहेगा। थर्ड ऑर्बिट 9 ए नॉट डिस्टेंस पर रहेगा क्योंकि n का स्क्वायर है। मतलब एक एटम में जो ऑर्बिट रहते हैं वो इक्वी डिस्टेंट नहीं रहते हैं कि सब इक्वल डिस्टेंस पे हो, बल्कि ये इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाती है। तो एटम का स्ट्रक्चर इस टाइप का होगा कि उसके ऑर्बिट दूर होते जाते हैं। और अगर वेलोसिटी के फॉर्मूले को देखें, अगर हम वेलोसिटी के फॉर्मूले को देखें तो n डिनोमिनेटर में है, मतलब न्यूक्लियस के आसपास फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जितनी रहती है, सेकंड ऑर्बिट में उसकी वेलोसिटी उसकी आधी हो जाती है, थर्ड ऑर्बिट में उसकी वेलोसिटी 1/3 रहती है, फोर्थ ऑर्बिट में उसकी वेलोसिटी 1/4 रहती है फर्स्ट ऑर्बिट की वेलोसिटी के। इनफाइनाइट ऑर्बिट में वेलोसिटी v अपॉन इंफिनिटी मतलब 0 होगी। मतलब न्यूक्लियस से इनफाइनाइट दूरी पर जो ऑर्बिट है, सपोज ये ऑर्बिट है न्यूक्लियस से इनफाइनाइट दूरी पर, यहां पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 0 है, हेंस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी यहां 0 है। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर स्लो मूव करता है, पास तेज मूव करता है, जितना पास रहेगा उतना तेज मूव करेगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है बिकॉज उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। न्यूक्लियस से अगर वो इलेक्ट्रॉन दूर है तो उस पर कम सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है तो उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कम चाहिए जो उसकी वेलोसिटी से आ रहा है। तो बाय यूजिंग बोर एटॉमिक थ्योरी वी कैन डिराइव द फॉर्मूलाज for velocity of electron in an stationary orbit, radius of any particular stationary orbit. The kinetic energy of electron in this particular orbit. इक्वेशन 1 क्या थी, mv स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन आर। तो इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दें तो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर होगा। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी किसी स्टेशनरी ऑर्बिट में हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर होती है। इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस के कारण अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, तो फोर्स कितना लग रहा है कि न्यूक्लियस पे चार्ज इंटू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अपॉन आर स्क्वायर, और डिस्टेंस है आर तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी फोर्स इंटू डिस्टेंस। लेकिन ये अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियस की तरफ लग रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है। यदि आप इसको दूर ले जाते हो तो आपको एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन इनफाइनाइट दूरी पे रख देते हो तो न्यूक्लियस के कारण इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ दिस न्यूक्लियस इनफाइनाइट दूरी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होनी चाहिए। अब आपको ऐसी टर्म चाहिए जो बढ़ते 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 0 हो जाए। ऐसा तभी हो सकता है कि जब वो एनर्जी नेगेटिव ली जाए। तो दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स that electron is a bound particle, electron is attracted with nucleus। ये माइनस साइन सिग्निफिकेंट क्या सिग्निफाई करता है
कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंड पार्टिकल है, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फील्ड में है, हेंस उसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। जब अट्रैक्टिव फील्ड रहती है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है सिस्टम की, जब रिपल्सिव फील्ड होती है तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है। ये दो फॉर्मूले से हमें एक इंपॉर्टेंट बात पता चलती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन सेम आ रहे हैं, kz²/r। बस काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड का आधा आता है। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड की आधी होती है। पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड क्या है, kz²/r। काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ kz²/r। इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो इन दोनों को सम करेंगे तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगी -½ kz²/r। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा विथ माइनस साइन। तो अगर एक स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी अगर यहाँ x है, अगर एक स्टेशनरी ऑर्बिट है वहां इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी x है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी -2x होगी और उसकी टोटल एनर्जी -x होगी। ये बहुत सिंपल चीजें हैं, मगर आप इनके क्वेश्चंस भी नहीं सॉल्व कर पाते हैं जब जेई मेन या एडवांस में आते हैं, बिकॉज आपको ये चीजें याद नहीं आती हैं, ये कंक्लूजन्स याद नहीं आते हैं कि हम ऐसा कर लें तो ऐसा हो जाएगा, वैसा कर लें तो वैसा हो जाएगा। इसलिए आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स थॉरोली पता होने चाहिए, इसलिए आपको पहले थ्योरी प्रॉपर पढ़नी चाहिए। जब थ्योरी कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हाँ हमें पता है, देन क्वेश्चंस आपको अलग अलग टाइप के प्रैक्टिस करना चाहिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर रिलेटिवली इजी चैप्टर होता है, बट कई बार आप इसके भी क्वेश्चंस गलत करके आते हो। तो बोहर थ्योरी को यूज करके न्यूक्लियस के आसपास किसी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी -½ kz²/r आती है। लेकिन हम रेडियस ऑफ ऑर्बिट जो यहां से हमने डिराइव करके निकाला था उसको रख दें, तो किसी स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी -2π²m⁴ k²z²/n²h² आती है। -2π²m⁴ k²z²/n²h² is the total energy of the electron around the nucleus। जहां ये k जो है, इस k की वैल्यू MKS यूनिट सिस्टम में 9 × 10⁹ होगी एंड इस k की वैल्यू CGS सिस्टम में 1 होगी। ये k 1/4πε0 है। अगर इस फॉर्मूले में हम ये सारी वैल्यूज को पुट कर दें, वेरिएबल केवल कौन होंगे, n और z। अगर हाइड्रोजन एटम है तो Z1 है, हीलियम 1+ आयन है तो Z2 है, लिथियम 2+ आयन है तो Z3 है, तो Z वेरी कर सकता है। केमिकल स्पीशीज कौन सी ली है उसको देखें, और फर्स्ट ऑर्बिट है तो n1 है, सेकंड ऑर्बिट है तो n2 है, तो n वेरी कर सकता है कि कौन से ऑर्बिट की एनर्जी पूछी जा रही है, बट बाकी सब चीजें कांस्टेंट टर्म है। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -13.6 × z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट
पर एटम। ये आपको किसी ऑर्बिट की एनर्जी दे सकता है। अगेन इसके डिनोमिनेटर में n का स्क्वायर है, तो ये n का स्क्वायर के कारण अलग अलग ऑर्बिट्स में एनर्जी वेरी करेगी। तो कैसे करेगी? फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी है हाइड्रोजन एटम में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड ऑर्बिट में है -13.6/4, थर्ड ऑर्बिट में होगी -13.6/9। तो डिनोमिनेटर स्क्वायर से बढ़ेगा, बट चूंकि नेगेटिव एनर्जी है तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। मींस न्यूक्लियस से दूर जाने पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती है। और बढ़ती कैसे है? सो दैट अगर हम इनके डिफरेंस निकालें तो न्यूक्लियस के आसपास कोई भी दो सक्सेसिव ऑर्बिट्स के बीच के एनर्जी के गैप कम होते जाते हैं। न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज होती है, मगर कैसे चेंज होती है? बढ़ती है, मगर पहले तेज बढ़ती है फिर धीरे बढ़ती है। अगर हम डिफरेंस ऑफ एनर्जी निकालें तो फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट के बीच में एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा आएगा, सेकंड थर्ड के बीच में कम आएगा, थर्ड फोर्थ के बीच में और कम आएगा। मतलब डिस्टेंस वाइज ये ऑर्बिट्स दूर होते जाते हैं, बट एनर्जी वाइज ये ऑर्बिट्स क्लोज होते जाते हैं। एनर्जी में ये ऑर्बिट्स तेजी से क्लोज होते जाते हैं। न्यूक्लियस से जितने दूर वाले दो सक्सेसिव ऑर्बिट्स होंगे उनके बीच में उतना कम एनर्जी गैप रहेगा। न्यूक्लियस के जितने पास वाले दो सक्सेसिव ऑर्बिट्स रहेंगे उनमें एनर्जी का गैप उतना ज्यादा रहेगा। वो यहां n का स्क्वायर के कारण। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो आप एनर्जी को जूल पर एटम में भी निकाल सकते हैं। तो बाय यूजिंग बोहर एटॉमिक थ्योरी these derivations can be done regarding the atom। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बोहर एटॉमिक थ्योरी को यूज करके हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करेंगे और क्वांटम मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे, प्लस आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर के डाउट्स जितने भी आप इसमें डाउट्स पूछ सकते हैं, जो जो चीजें आपको कंफ्यूजिंग लगती हैं। तो इन दिस मैनर एटॉमिक स्ट्रक्चर की थ्योरी हम लोग 2 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। और आपके पास में ये 3 दिन है अगली क्लास तक कि आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें। और उनमें जो दिक्कत आती है वो अगली क्लास में आपको आधा घंटा या उससे ज्यादा मिलेगा ये सारी बातें डिस्कस करने के लिए।